नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख है 20 मई और पांचवें चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। अब 5 चरणों में बिहार में 24 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके और बिहार का मिजाज स्पष्ट होने लगा है। बाकी 16 सीटों पर अगले 2 चरणों में चुनाव होंगे, 25 मई को और 1 जून को। आज जो चुनाव हुए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं और वोटरों का ट्रेंड भी यह बता रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण से यह चुनाव अलग है। महिलाओं की आबादी जो है वह फिर से काफी संख्या में महिलाएं घर से निकली हैं और वोट दिया है, उनके मुद्दे हैं। और देखिए, 2-3 बातें नोटिस की जा सकती हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा के नाम पर, हम विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, वे किस पाले में हैं यह स्पष्ट हो जाता है। और जो ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार और महंगाई की चिंता है, उनका पाला भी स्पष्ट हो जा रहा है। महिलाओं में सुरक्षा की बात ज्यादा सुनी जा रही है। जाहिर तौर पर उन्हें जो आजादी मिली है, उन्हें जो अधिकार मिले हैं और रात में भी महिलाएं घर से बाहर आ जाती हैं, इसका फायदा दिखता पड़ रहा है। तो देखिए, आज जिन 5 क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें सीतामढ़ी है, हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, सारण है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ट्रेंड क्या रहा है। हमने भी समझा है, आपने भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ली है, लाइव सिटीज के रिपोर्टर्स फील्ड में थे। तो हम चर्चा करें इसके पहले कि शुरुआत के 3 चरण और बाद के 2 चरण, चौथा चरण और 5वां चरण, क्या फर्क आया। देखिए, अब पता नहीं एक बात कहां से गांव में पहुंच गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पहले ही कह चुके थे कि 2029 तक 5 किलो राशन गरीबों को मिलता रहेगा। चौथे चरण में कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि 5 किलो नहीं, हम 10 किलो देंगे। लेकिन कांग्रेस की बात गांव तक नहीं पहुंची। हाँ, यह निगेटिव पब्लिसिटी जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, कभी कभी निगेटिव पब्लिसिटी भी फायदा पहुंचाती है, कि गांव में यह बात पहुंच गई कि मोदी हट जाएंगे तो 5 किलो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। तो वोटिंग का एक ट्रेंड यह भी देखा गया कि 5 किलो अनाज को बचाए रखने के लिए भी हम एनडीए की ओर जा रहे हैं। तो 5 लोकसभा क्षेत्रों में कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां की भविष्यवाणी की जा सकती है और लग रहा है कि ट्रेंड क्या है। तो पहले 3 चरणों के चुनाव और बाद के 2 चरणों के चुनाव में क्या फर्क महसूस किया गया। देखिए ज्ञानेश्वर जी, चुनाव आमतौर पर ऐसा होता है कि जी चुनाव जो शुरू होता है वो बीच में नहीं बदलता है। आमतौर पर जी ऐसा होता है, ट्रेंड जी होता है कि लोग मन बनाए होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि लोग आज मन बनाते हैं कल मन बनाते हैं। थोड़ा सा मतदाताओं का एक समूह होता है जिसको लोग अक्सर चर्चा में फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं, जो बिल्कुल। अनिर्णय की स्थिति में होता है। जो मतदाता वो मन जरूर बनाता है अंतिम समय में आकर के, अन्यथा अधिकतर मतदाताओं का मन पहले से बना होता है कि जी। उसको किस इशू पर वोट करना है हम्म। या उसकी विचारधारा क्या है। एक बिल्कुल। विचारधारा, भले पार्टियों ने अपनी विचारधारा गंवा दी है, लेकिन आप जी देखें गांव में शहरों में लोग एक खूंटे से बंधे होते हैं कि हमारा ये खूंटा है, चाहे वो जाति के आधार पर बना हो, धर्म के आधार पर बना हो, चाहे किसी विचारधारा के आधार पर बना हो। हम लोगों ने ये भी देखा है ज्ञानेश्वर जी कि कई पीढ़ियां एक पार्टी को जी वोट देती हैं, इसलिए नई पीढ़ी के लोग भी उसी पार्टी को वोट देते हैं कि हमारे पूर्वज इसी को वोट देते थे। जी तो ये बिल्कुल। कई क्राइटेरिया होता है जिससे लोग बंधे होते हैं किसी न किसी खूंटे से। तो इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव आमतौर पर बीच में आकर के नहीं बदलता है। जी चुनाव जो शुरू हुआ, और दूसरा इस चुनाव की जो खासियत आप पूछ रहे हैं, एक खासियत तो हम लोगों ने पिछली बार जब चौथे चरण के बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक हम लोगों ने मार्क किया कि महिलाओं के मतदान में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। पुरुषों के बिल्कुल। मुकाबले 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। तो अपने बिल्कुल। आप में ये एक बड़ा बदलाव था। और ये जी जो आप कह रहे हैं गांव गांव ये पहुंचा हुआ है कि अनाज वाली योजना बंद हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है कि महिलाओं को गाइड कर रहा हो, कि उनको निकाल जी रहा होगा। ये प्रचार भी हो सकता है उनको गाइड निर्देशित कर रहा हो कि चलिए वोट डालिए। जो चुनाव पहले 3 चरण बाद के 2 चरण का अगर फर्क पूछें तो एक बड़ा फर्क ये है। और दूसरा फर्क जो हमको दिख रहा है वो प्रचार का है। देखिए, चुनाव कितना बदलेगा ये नहीं कह सकते हम लोग। मेरा तो मानना है कि चुनाव ज्यादा नहीं बदलता है, जी। लेकिन प्रचार जरूर बदला है। और ये हम्म। इतना कमाल की चीज है, इतनी कमाल की चीज है कि बीजेपी ने इतने किस्तों में अपनी परतें खोली है प्रचार की कि वो समझ ही नहीं आया। उसके लोग ही कंफ्यूजन में रहे कि अगर यही चीज करनी थी तो ये पहले दिन से क्यों नहीं कही।
बिल्कुल। अब जब चौथे चरण के बाद आकर के योगी आदित्यनाथ ने और अमित शाह जैसे तमाम लोगों ने कहना शुरू किया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए तो 6 महीने में पीओके हमारा होगा, तो जी। ये बात आपने पहले चरण में क्यों नहीं कहा थी कि पीओके हमारा होगा? एक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो होता है, जो इस बार नहीं दिख रहा था, पिछली बार पुलवामा और बालाकोट की वजह से दिख रहा था, वो दिखता। अब पहले कह देते कि हम ले आएंगे, पीओके हमारा होगा 6 महीने। अब ये चौथे चरण में आकर के ये बात कही गई है। हम्म। चौथे चरण में आकर के आप देखिए, पहला चरण चुपचाप ऐसे निकल गया। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संपत्ति छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। तीसरे चरण में आकर के कहा कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जो है वो लेकर के मुसलमानों को दे देंगे। चौथे चरण में आकर के ये कहा गया कि अगर हम बीजेपी नहीं जीत करके आई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। तो ये एक एक चरण किस्तों में करने का जो मतलब है वो उससे मतदाता काफी कंफ्यूजन में रहा। मतदाता को, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या इशू है, किस इशू पर चुनाव हो रहा है। राम मंदिर भी आखिरकार आया, पीओके भी आया, हिंदू मुसलमान भी आया, पाकिस्तान भी आया, तो पहले दिन से क्यों नहीं आया? तो बिल्कुल। ये इसका एक एक विश्लेषण ये हो रहा है कि मतदान का प्रतिशत चूंकि कम था तो बीजेपी में घबराहट आई। उसको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि जमीन खिसक रही है, नीचे कोई अंडर करंट है, तो इसकी वजह से बदला। अब जो देखिए, अब आपने कहा कि 5 किलो अनाज खत्म हो जाने की जो बात फैली है, ये भी इस चुनाव की एक खासियत है कि दोनों तरफ से इस आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि कौन कितनी अफवाहें फैला सकता है, कौन कितना झूठ बोल सकता है। दोनों तरफ से इस झूठ पर, एक झूठ के जवाब में दूसरा बड़ा झूठ बोल करके मीडिया, सोशल मीडिया के तरह के जरिए, नेताओं के जरिए अब एक तरफ से ये प्रचार किया जा रहा है कि अगर बीजेपी फिर से आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये जो है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। भाई ये कुछ नहीं होने जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, चुनाव भी होते रहेंगे। कोई खत्म नहीं कर सकता है इस देश से, न संविधान को, न चुनाव को, न लोकतंत्र। लेकिन ये प्रचार हो रहा है। अब दूसरी तरफ से ये प्रचार हो रहा है कि ये लोग आ जाएंगे तो आरक्षण छीन के मुसलमान को दे देंगे, तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, तो बाबरी ताला लगा देंगे। ये भी कोई नहीं करने जा रहा है। 370 बहाल कर देंगे, ये भी कोई नहीं करने जा रहा है। तो अब ये झूठ जनता बेचारी क्या करे? आजकल पहले लोगों तक नैरेटिव नहीं पहुंचता था, अब सबके हाथ में फोन है, सोशल मीडिया है। अब एक झूठ फैला दीजिए, लोग उससे आशंकित हो जा रहे हैं। दूसरा झूठ फैला दीजिए, उससे लोग आशंकित हो जा रहे हैं। तो इन सब का असर भी मतदाताओं के कंफ्यूजन में दिख रहा है। मतदाता इसलिए भी मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कितना झूठ, किस झूठ पर लोग यकीन करें, किस बात पर यकीन करें। तो उसी तरह का एक झूठ ये है कि अनाज की योजना बंद हो जाएगी। देखिए 2005 उन्होंने छत्तीसगढ़ में कह दिया था, जब पिछले साल चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि 5 साल बढ़ा रहे हैं। तो 5 साल बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम 10 किलो देंगे, तो फिर 5 किलो वाली बंद कैसे होगी? जो विपक्ष में है वो कह रहे कि हम 10 किलो देंगे, तो 5 किलो वाली कैसे बंद होगी? लेकिन अब जनता नहीं समझ रही है। तो ये चीजें इस 5वें चरण में जो 5 सीटों पर ये चीजें देखने को मिली, जिससे बात करिए, कहीं किसी को आरक्षण की आशंका दिख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, किसी को दिख रहा है कि 5 किलो अनाज तो नहीं खत्म हो जाएगा, किसी को दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो ये इस कंफ्यूजन में, देखिए इस कंफ्यूजन में, हालांकि मतदाता जो मन बनाया, वो जो हमने पहले कहा, वो जाके वोट करेगा, लेकिन नैरेटिव का असर ये होता है। जी अजीत जी, हमें जो लगा ये जितने कंफ्यूजन हैं ये मेल वोटर्स में है, मतलब मर्दों में है कि वो जातियों में बटे हैं, वो पार्टियों में बटे हैं। और यदि हम बिहार के गांव की महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इतनी जिद्दी होती हैं कि यदि उनके बेटे और बेटियां, गांव की महिलाओं की बात कर रहे हैं, यदि उसने यह कहा कि हम अंतर जातीय विवाह करेंगे तो वह कुछ भी करने को आमादा हो जाती है। जाति उनके लिए शादी या अन्य मसलों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं चुनाव में देख रहा हूं कि महिलाएं जाति की बात नहीं कर रही हैं, मर्द कर रहे हैं। हमने कई बूथों पर कतार में लगी महिलाओं से सुना कि वोट किस आधार पर दे रहे हैं, सुरक्षा, अनाज। तो महिलाओं में जाति टूट गई या टूट रही है बड़ी संख्या में। हम ये नहीं कह रहे कि हर महिला अपने ही मन से वोट दे रही है, पुरुषों का प्रभाव भी होता है, लेकिन हाँ, महिलाओं की गोलबंदी जाति से इतर है, यह बात भी नोटिस की गई अजीत जी। बिल्कुल, ये बात तो, और ये बिहार से ही नोटिस हुआ है। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, ये बिहार से ही, ये बिहार का फिनोमेनन है कि महिला एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में इमर्ज कर गई और महिलाएं अपने मन से वोट करती है। ये जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पुरुष और महिला में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों को एक ही तरफ वोट करना है, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है।
हम्म। आप शांति की बात हमने हर जगह सुना, हर जगह महिलाओं ने कहा कि शांति है, हम लोग चाहते हैं कि ये शांति बनी रहे, हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हम चाहते हैं कि सुरक्षित ही रहें, फिर से कोई पुराना जमाना न लौट आए। जो बीजेपी का एक नैरेटिव था उसकी भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा तबका है जिसमें पुरुष भी इस बात को मानते हैं, जो अत्यंत जी। पिछड़ी जाति है, जो वल्नरेबल है, जो बिल्कुल दलित है, वंचित है, पिछड़ी एकदम हाशिए पर मार्जिनलाइज्ड जो आबादी है। वो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते रहे हैं और हमेशा ये माना जाता रहा पूरी दुनिया में कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप में अंडर प्रिविलेज्ड और वो अपने आप में दलित और वंचित हैं। जी। उनको चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति की महिला हो, हम्म। तो ये तमाम इंपावरमेंट के बावजूद तो महिलाओं का वर्ग जो महादलित दलित हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, उनकी एक ही तरह की मानसिकता है, वो एक ही तरह की बात करते हैं। और जो उनके पुरुषों में भी ये जाति वाली दीवार काम नहीं कर रही है। उनको एक बिल्कुल। देखते हैं वो लोग, जो हम लोग बार बार चर्चा करते रहे कि नीतीश कुमार में वो अपनी सुरक्षा खोजते हैं, भविष्य देखते हैं, अपना शांति की संभावना देखते हैं, वही नरेंद्र मोदी के अंदर भी देखते हैं। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो अत्यंत पिछड़ी जातियों का है, महादलित का है और महिलाओं का है, जो तो इस नाम पर वोट कर रहा है। और हमने भी देखा कई अलग अलग तमाम चैनल्स आजकल लोग भेज रहे हैं, माइक लगा करके लोग लाइन में पूछ रहे हैं, लोग महिलाएं कह रही हैं कि हम शांति के नाम पर वोट दे रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। हम ये भी कहा जा रहा है, कई जगह लोगों ने खुल करके कहा कि मोदी भले बहुत बड़ी लहर नहीं हो, लेकिन एक अंडर करंट मोदी के नाम की एक चर्चा कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं और 5 किलो अनाज मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, घर बन रहा है और देश के लिए काम करने का, ये भी हमने सुना। अभी कई जगह लोगों के मुंह से सुना कि देश के लिए। मैं दो उदाहरण देता हूं अजीत सर, कि देखिए, मैं रात को 10-11 बजे घर लौटता हूं। मैंने एक सब्जी बेचने वाली औरत से बात की रात के 10:30 बजे। हमने ये नहीं पूछा कि आप वोट किसको दे रहे हैं, बस हमने मिजाज पढ़ने की कोशिश की। बोली 11 बजे ग्राहक आवा है ना, अब पहले ग्राहक आवा हले रात में 11 बजे, सब तो बंद बताइए हो कितनी जाए, बड़ी बात है। सब तो बंद हो जाए। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण सीमान, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, आगे आने वाले चरणों में चुनाव है। पिछले दिनों रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार गए थे, साथ में सौरभ हमारे रिपोर्टर थे, काव्या थी। एक गांव में वे लोग पहुंचे। हवा क्या है, हवा कैसे बदलती है। गांव के लोगों ने एक ही सवाल पूछा। ये क्या सवाल पूछते, एक ही सवाल पूछा गांव के लोगों ने, कि आज आप पूछने आए हैं कि हम वोट किसको दे सकते हैं। क्या तब आपको पूछने आने की हिम्मत भी थी और हमें बोलने की आजादी भी थी? यदि हम बोल देते तो फिर क्या होता? तो ये जो मन के भीतर की बात है ना, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात है ये हौसला आना अपने आप में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को और अत्यंत पिछड़े तबकों को, गरीब लोगों को, वंचितों को एक हौसला आया है, एक हिम्मत मिली है। और ये हिम्मत किस वजह से? एक सामाजिक सुरक्षा है, एक बिल्कुल। सामाजिक सुरक्षा का भाव आया है कि अब जातियां इंपावर्ड हुई हैं और एक कम्युनिटी में सेंस ऑफ जो सेफ्टी का भाव होता है कम्युनिटी की वजह से, वो भी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के है कि वहां भी स्थिति सुधरी है। और जी। आर्थिक सुरक्षा को भी लेकर के एक भाव आता है मन में कि आज आर्थिक सुरक्षा है। कहीं से कैश पैसे आ रहे हैं, परिवार में 500 आ रहा हो, 1000 रुपये आ रहा हो, वो कैश पैसा आ रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट जो है, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी स्कीम्स हैं, उसमें पिछली सरकारों ने भी बहुत काम किया था और उसकी कंटिन्यूटी में हुआ कि आधार आया, मोबाइल आया और बैंक खाते हुए और सबके खाते में डायरेक्टली पैसे जाने लगे। तो एक तो वो भाव आया है। तो ये आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा का भाव, इससे एक हौसला आया है गरीब से गरीब में भी, महिलाओं में भी, अत्यंत पिछड़े में भी, कि वो खुल करके अपनी बात कह सके, ये कह सके कि हम अब किसी से दबने वाले नहीं है और हमारे मन में जो आएगा हमसे कोई वोट हमारा छीन नहीं सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इलेक्शन का ट्रेंड बताने वाला है कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है। चलिए, तो ठीक है, अब हम लोग सीटों की बात करते हैं और सबसे पहले आज सीतामढ़ी की बात करते हैं, जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सीतामढ़ी लड़ाई देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के उम्मीदवार और अर्जुन राय के बीच में। कहा जा रहा था कि वैश्यों में नाराजगी है, जेडीयू के कुछ नेता भी भीतर से नाराज हैं। सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं मिला था, लेकिन यह लड़ाई जितना गंभीर माना जा रहा था उतना गंभीर आज दिखा नहीं। हाँ, इंडिया ब्लॉक के साथ उनके आधार मतों की गोलबंदी दिखी, लेकिन एनडीए के वोट बैंक में बहुत सेंधमारी नहीं हो पाई और इसका परिणाम सामने आ सकता है 4 जून को। देवेश चंद्र ठाकुर अर्जुन राय की लड़ाई को
फील्ड रिपोर्टर्स ने इसी रूप में चिन्हित किया है कि जो वैश्य नाराज थे, कुछ नाराज रहे भी, लेकिन उनकी तादाद घट गई। अमित शाह ने भी वहां रैली की थी, उनकी संख्या घट गई और फिर इस लड़ाई का अंजाम 4 जून को सामने आएगा। सीतामढ़ी के बारे में आपकी क्या समझ, अजीत जी? देखिए, हम लोग ज्ञानेश्वर जी दो आमतौर पर जो हमने पहले कहा कि चुनाव जी। बीच में जाकर के नहीं बदलता है, हम्म। और कोई भी किसी भी पार्टी का कोर वोटर जो होता है, आधार वोट जो होता है, वो हमने ये भी पहले कहा कि कई कारणों से उस खूंटे से बंधा होता है। जी। तो अनलेस कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर न हो गया हो, कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हो गया हो, वो नहीं छोड़ता है अपने पसंद की पार्टी को। जी। बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हो गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी एकदम रूटीन का चुनाव हो गया। जी। जहां जिन जगहों पर वोट टूटने की और तगड़े मुकाबले की बात हम लोग देख रहे हैं, वो वही हो रहा है जहां या तो महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उसकी तरफ से कुशवाहा लड़ रहा हो, अगली जाति का लड़ रहा हो, वैश्य लड़ रहा हो, वही लड़ाई होती दिख रही है। यहाँ तो आपने अपने समीकरण से उम्मीदवार दिया, एमवाई समीकरण का आपने उम्मीदवार दिया, तो तमाम नाराजगी के बावजूद कोई एडिशनल वोट नहीं जुड़ा। और ये बात हम लोग 5:30-6 बजे मतदान खत्म होने के बाद इस बात को हम पूरे उसके मतलब शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ कह सकते हैं कि वो वोट नहीं टूटा है। थोड़ा बहुत तो हमेशा टूटता है, थोड़ा बहुत तो व्यक्तिगत कारणों से और किसी दूसरे कारण से वोट होता है, लेकिन जो बीजेपी का अपना कोर वोट है, जो उनका अपना कोर वोट है, वो उनका रहा। इधर जो बीजेपी जेडीयू का कोर वोट है, वो एक साथ रहा, जिसमें जातियां हैं, वैश्य हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, महादलित हैं, वो वोट इनके साथ रहा, और वो वोट 60% से ज्यादा होता है। तो थोड़ी बहुत टूट फूट के बावजूद सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। वो पूरे चुनाव में कंफर्टेबल स्थिति में दिखे थे, पूरे चुनाव में, चुनाव लड़ते हुए भी, उनके अपने प्रबंधन में भी। हालांकि मतदान का प्रतिशत कम रहा है अपेक्षाकृत, वहां रफ्तार धीमी रही, लेकिन वो वोट उनका जो है जाकर के गिर गया। उनका भी इस तरह का मैनेजमेंट था, इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पहले दिन से दिख रहे थे और आखिरी दिन भी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखे। बिल्कुल। तो देखिए, ये सीतामढ़ी की स्थिति है। आगे चलते हैं हाजीपुर। देखिए, हाजीपुर तो एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाता है। तो हाजीपुर में चुनाव, चिराग पासवान जो अपने पिता के उत्तराधिकारी बनकर हाजीपुर पहुंचे, चाचा का टिकट कटा, बेटिकट ही हो गए, पैदल ही हो गए, और उनके सामने फिर से शिवचंद्र राम को लाया गया। तो देखिए, हाजीपुर के बारे में फील्ड रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि लड़ाई हुई है, कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है, कोई बहुत बड़ी मार्जिन भी सामने नहीं आ सकती है। हाँ, लेकिन एज जो है वह चिराग पासवान के साथ है। खबर यह भी है कि देखिए, चिराग पासवान ने आज कई परंपराओं को तोड़ा। हमें और आपको याद होगा कि चुनाव के दिन रामविलास पासवान अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे, लेकिन आज सुबह 2 घंटे की जब वोटिंग का ट्रेंड आया तो सबसे कम वोटिंग हाजीपुर में ही दिखाई पड़ी थी। इसने चिराग पासवान को बेचैन कर दिया। चिराग पासवान ने गाड़ी उठाई, सेल्फ ड्राइव करने लगे, खुद ही चालक बन गए और निकल पड़े हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो इसका असर भी दिखाई पड़ा। तो हाजीपुर में लड़ाई हुई है। हाँ, हाजीपुर में कई प्रकार के मत टूटे हैं, वोट टूटे हैं। देखना यह होगा, हाजीपुर में ही राघोपुर है, कि राघोपुर में जहां तेजस्वी यादव विधायक हैं, वहां शिवचंद्र राम लीड करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, लालगंज में, इसी लोकसभा क्षेत्र के लालगंज के बारे में खबर आई कि यहां भूमिहार कुछ टूट गए, क्योंकि लालगंज का मतलब मुन्ना शुक्ला होता है और मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने वैशाली से टिकट दिया है। तो इफ बट है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि रामविलास पासवान से अधिक मतों के अंतर से आप चिराग को जिताइए, चिराग की राह में बाधा नहीं है, लेकिन हाँ, लड़ाई तो हुई है। देखिए, ये न्यू एज पॉलिटिशियंस जो है, जो आपने पहली बात कही, उस पर उसमें एक बात ऐड कर दे कि ये न्यू एज पॉलिटिशियंस जो हैं, वो कई चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे आज हमने देखा कि रायबरेली में घूम रहे थे राहुल गांधी, और वो बूथ पर जा रहे थे अलग, वो कई बूथ पर गए और लोगों से मिले, जाकर के बाहर लोगों से तस्वीरें खिंचवाई, जाकर के मुआयना किया। इससे आपके वर्कर्स का भी हौसला बढ़ता है और मतदाताओं में भी एक जोश आता है निकल के वोट करने का। तो चिराग पासवान ने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। उम्मीदवार चाहे कितना भी वीआईपी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको चुनाव के दिन अपने क्षेत्र में जाना चाहिए। मतदाताओं को भी मैसेज होना चाहिए, उनको भी अपने महत्व का एहसास होना चाहिए। आप फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए मतदाता को, ये उसको लगना चाहिए कि उसका उम्मीदवार घूम रहा है।
जी पहले तो जब अब तो बहुत सारी चीजों में ढील हो गई है, नहीं तो पुराने जमाने में जब बैलेट से चुनाव होते थे ज्ञानेश्वर जी, तो जो कैंडिडेट है उसका और जो उसका इलेक्शन एजेंट है उसी का पास बनता था और वही घूम सकता था, और नहीं तो पूरे पूरे इलाके में कर्फ्यू की स्थिति हो जाती थी। तो जी कैंडिडेट घूमते थे, तो कैंडिडेट का घूमना अच्छी बात है, चिराग पासवान घूमे। जो लालगंज की बात उसमें टोटल ले दे करके यही है कि जो बीजेपी जेडीयू एलजेपी इस वोट में से कुछ टूट के जा रहा है कि नहीं शिवचंद्र राम को वोट, आरजेडी का जो कोर वोट है वो वोट तो उनको मिलना ही है, जी अपनी जाति का भी कुछ वोट उनको मिलना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ दूसरा वोट जा रहा है कि नहीं टूट करके उनके साथ। तो लालगंज में जरूर ये रिपोर्ट आई, चूंकि मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं वैशाली से और उनका पुराना क्षेत्र है जहां से वो विधायक रहे हैं लालगंज से, तो उस क्षेत्र में कुछ वोट पड़ा होगा। लेकिन ये आप तय मान करके चलिए कि वो वोट एक औपचारिकता होगी, एक सीमित मात्रा में एक वोट होगा, ये दिखाने के लिए कि प्रतीकात्मक रूप से कि जी मुन्ना शुक्ला के सम्मान में कुछ वोट चला गया। हम्म, वहां कोई वोट दे दे बल्क में भूमिहार, ये नहीं संभव है, क्योंकि वो समीकरण भी नहीं बैठता है। मुन्ना शुक्ला को मिल जाएगा लेकिन दूसरे किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। कुशवाहा वोट टूटने की आशंका थी, ये लग रहा था कि टूट सकता है, लेकिन वो भी कुछ वोट उस तरह से उसमें कोई टूट फूट वहां नहीं हुई है उसकी। हाँ बहुत बड़ी टूट रही है, बहुत बड़ी टूट रही है जी प्रतीकात्मक रूप से कहीं किसी की इंडिविजुअल नाराजगी है या कोई इंडिविजुअल बंदोबस्त है, मैनेजमेंट है, आरजेडी का कोई नेता गया जिसका कोई ऑब्लिगेशन है, उसकी वजह से किसी ने कहीं वोट कर मल्लाह दिया। टूटे हैं, मल्लाह टूटे हैं मल्लाह है तो मल्लाह तो हर जगह हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार कि वो मुकेश सहनी एक लीडर इमर्ज हुए हैं जिनकी वजह से जी उनकी जाति के लोग वोट कर रहे हैं महागठबंधन को। हम्म, तो इसकी वजह से बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छे एडवांटेज की पोजीशन में चिराग पासवान है। रिकॉर्ड इसलिए नहीं टूट सकता है क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज कम है, वोट ही जी उतना नहीं गिरेगा कि एक तरफा वोट हो जाए और वो सारा वोट उनको जीते और 4 लाख वोट से जीत करके वो कोई रिकॉर्ड बनाए 5 लाख से जीत करके। हम्म, लेकिन बहुत अच्छे एडवांटेज की पोजीशन में है चिराग पासवान। चलिए उनको तो देखिए लेकर हाजी ये भी भावना जी है ना कि वो जाएंगे तो दिल्ली केंद्र में मंत्री बनेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने जो उनको वोट किया इस नाम पर भी कि ये इनकी बहुत बड़े मंत्री होंगे, जाएंगे तो फिर इनसे भला होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी तो देखिए हाजीपुर में चिराग पासवान एज हासिल किए हुए हैं। अब आगे चलते हैं नॉर्थ बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर। देखिए यहाँ तो कांग्रेस ने आने में ही देर कर दी और कांग्रेस आई भी तो फिर उम्मीदवार ही बदला हुआ था। बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं वे उधर बेटिकट हुए अजय निषाद और फिर इधर आए उन्हें टिकट मिला और बीजेपी ने राजभूषण चौधरी निषाद जो पिछले बार 4 लाख मतों से हारे थे उन्हें उम्मीदवार बनाया। और यहाँ सब कुछ इस पर निर्भर कर रहा था कि देखिए अजय निषाद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन मुकेश सहनी आ गए तो मल्लाह वोटर साथ जुड़ गए थे और माना यह जा रहा था कि मुन्ना शुक्ला वैशाली में उम्मीदवार हैं इसलिए भूमिहार मत अजय निषाद को मिल जाएंगे। दोनों ने साथ बैठकें भी की थी, लेकिन आज जब बूथों का भ्रमण किया हमारे फील्ड रिपोर्टर्स ने तो ये पाया कि सबन मतदाताओं में उदासीनता थी और जिस टूटन की संभावना थी कि भूमिहार टूट जाएंगे, वह बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, वह कांग्रेस को वोट कर देंगे, ऐसा हुआ नहीं। न भूमिहार मत टूटे, न राजपूत मत टूटे, न काश टूटे, तो यह टूटन नहीं दिखाई पड़ी। हाँ मल्लाह जो हैं वह अधिक संख्या में अजय निषाद के साथ हो गए और इसकी वजह अजय निषाद नहीं है, इसकी वजह मुकेश सहनी है जो उधर हैं। तो यहाँ की लड़ाई जो है वह अजय निषाद को पीछे छोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल एकदम आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स की रिपोर्ट एकदम ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग देखे हुए खुद भी जाकर के फील्ड में अभी भी जाते ही हम लोग जाकर के देखते हैं, तो और कई बार शाम 5 मतदाता बजे तक की जो रिपोर्ट आई है 55.30% मुजफ्फरपुर की पोलिंग है। तो ये हम लोग अक्सर देखते हैं और ये फिर वही ट्रेंड है, फिर अब तक का जो ट्रेंड है पूरे 4 चरण का पहले का वही सेम ट्रेंड है मतदान का अभी सब जगह, कि कहीं बिहार में 60 नहीं पहुंचेगा मतदान का प्रतिशत। तो वो हम लोग खुद भी देखें, अभी भी देखें कि कई बार मतदाता जो है माइक देख करके या रिपोर्टर पत्रकार देख करके कुछ दूसरी बात कह देता है, वोट जिसको दिए रहता है वो नहीं कहता है। जो लोग हमने मुजफ्फरपुर में बात की 1-2 लोगों से, 2-3 जो जेडीयू की भी पॉलिटिक्स में थे, आरजेडी की पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस के साथ भी थे, उन सब का कहना था कि ये जो मल्लाहों वाली रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर में 50-50 या 60-40 का रेशियो है। मतलब ये मल्लाह जो है राजभूषण निषाद के साथ भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको लोगों ने अबेंडन किया है। सही बात। इस हमको बड़ी बड़ी दिलचस्प कारण बताया वहां के एक नेता ने, जो पटना दिल्ली भी बहुत करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मल्लाहों में एक मैसेज है कि हमारा नेता
मुकेश सहनी है, ठीक है। जी। ऐसा ना हो कि अगर अजय निषाद जीत गया तो ये भी बड़ा नेता हो जाएगा। ये 2 हम्म, बार एमपी रह चुके हैं और इनके पिताजी भी बड़े नेता थे। तीसरी बार अगर जीत गए तो और दूसरी पार्टी में जाकर के जीत गए तो ऐसा ना हो कि बड़ा नेता इमर्ज कर जाए। और ये राजधानी है, मतलब हमारी मल्लाहों का भी कैपिटल है। जी। तो जी। इसलिए भी कई लोग ऐसे जो सहानुभूति रखते हैं मुकेश सहनी के लिए, उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया जी। अजय निषाद की वजह से। और दूसरे, अजय निषाद के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पार्टी बदल देने से खत्म नहीं हो जाती है। उनको बिल्कुल। लेकर के बड़ी शिकायतें हैं कि लोगों से मिलते नहीं थे या कोई काम नहीं कराया। मुजफ्फरपुर हम्म, शहर की सड़कें हो, नालियां हो, गलियां हो, वहां का जाम हो, वहां का पानी का जल जमाव हो, किसी मामले में कोई काम, कोई चेंज नहीं हुआ। इसकी शिकायत हर आदमी करता मिला। वोट देने जी। वाले लोग भी शिकायत करते रहे। तो अब हम्म, एक नए आजमाने की बात है उनके मन में। और जो एक टूटने की बात थी, वैश्य के भी टूटने की बात थी, नाराजगी की बिल्कुल। बात थी वो चौधरी विजेंद्र के, चौधरी के कारण। जी। वो भी नहीं, वो भी वोट गिर गया शहर में, वो वोट भी बीजेपी को चला गया। तो जी। फॉरवर्ड्स का वोट, वैश्य का वोट चला गया और मल्लाह का वोट बट गया। तो फिर उसमें कहां गुंजाइश बचती है फिर अजय निषाद के लिए। जी। तो देखिए, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के लिए गुंजाइश नहीं बचती है। 5 बजे तक की जो रिपोर्ट है मतदान प्रतिशत के बारे में, सीतामढ़ी में 53.13%, मधुबनी में कम है 49.01%, मुजफ्फरपुर में 55.30%, सारण में 50.46% और हाजीपुर में 53.8181%। ओवरऑल 52.35%। तो देखिए, मुजफ्फरपुर के बाद हम चलते हैं मधुबनी। देखिए, मधुबनी के जो वोटर है ना, वह सुबह से जलेबी बना रहे थे कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। समझ पाना, एक बहुत ही बड़ी एजेंसी जो एग्जिट पोल करते हैं, उनके प्रतिनिधि से बात हुई, वे भी कंफ्यूज थे। और यह कंफ्यूजन ही जो है ना, मुजफ्फरपुर मधुबनी की फाइट को बता देता है। क्योंकि हमने 2019 में देखा था, कोई लड़ाई ही नहीं थी। बद्री पूर्वे 4 लाख के करीब मतों से चुनाव हार गए थे और अशोक यादव चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2019 में यादवों ने आंख मूंद कर वोट कर दिया था। कोई लालू यादव और तेजस्वी यादव की फिक्र नहीं की थी, बीजेपी को वोट कर दिया था। तब ये स्थिति थी। लेकिन अब 2024 में क्या हुआ कि यहाँ के यादव, मधुबनी के यादव, मोहनपुर एक गांव है, बड़ा गांव है, बताया जाता है कि वहीं से ट्रेंड चलता है कि यादव यहां बदले नहीं है। मतलब बदले नहीं है, इस रूप में नहीं बदले कि वे तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ 20% और 25% मत भी नहीं मिला होगा अशोक यादव को। लेकिन अशोक यादव और तेजस्वी यादव का जब तराजू सामने आया, तो यादव तेजस्वी यादव के तराजू पर सवार हो गए। इसका असर यह हुआ कि अली अशरफ फातमी और अशोक यादव की जो लड़ाई हुई, वह लड़ाई करीबी हो गई। मल्ला पहले से ही साथ थे। तो इसके साथ एक प्रयोग जो किया अली अशरफ फातमी ने, जो बात हम लोग कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस अपनी बात पहुंचा नहीं पाई। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की चर्चा की कि वहां किस तरीके से मथारी योजना ना, मथारी महतारी योजना, बंधन, महतारी महतारी बंधन। बंधन, महतारी बंधन योजना कि अब इसके पीछे कोई पोल स्ट्रेटजिस्ट ही होंगे कि अली अशरफ फातमी ने घर घर एक कार्ड भेजा, एक वचन पत्र, और उसे फॉर्म भरवाया, जिसमें हुआ कि हाँ आपको ये मिलेगा। वैसे हम जैसे लोग जो शहर में रहते हैं, कोई इस तरीके का फॉर्म भरवाने आता है तो मना कर देते हैं, घर में एंट्री नहीं देते हैं। लेकिन गांव में तो एंट्री मिल ही जाती है। और शहर में एंट्री नहीं भी मिली तो शाम को महिलाएं मिलती हैं आपस में, तो वह कहती है कि हाँ ये फॉर्म भरवा कर गया था। तो इसका फायदा, तो वहां के यादवों ने इस लड़ाई को, और याद रखिएगा 2019 में शकील अहमद भी थे। मदन मोहन झा के दावे से हमने कल कहा था, हम ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन वो 10% ही हो, ब्राह्मणों ने वोट किया है और हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, जो मधुबनी का मिजाज रहा है। इसलिए यहां लड़ाई कुछ फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, अब उस वजह से फंस रही है लड़ाई, जो यादव मुस्लिम का वोट है, वो सबसे बड़ा वोट आधार है वहां का। जी। जो जी। बिहार का एवरेज है उससे ज्यादा मुस्लिम यादव का वोट है वहां। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि 5 लाख से ऊपर वोट है यादव और मुसलमान का। जी। हम्म। और 5 लाख वोट अगर एक मुश्त है, अगर किसी के पास, किसी एक कैंडिडेट के साथ, तो उसके धक्के में कुछ और वोट जुड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है। और हिंदू मुस्लिम नहीं होना अली अशरफ फातमी के निजी कैरेक्टर की वजह से भी हुआ।
ये जी फॉर्म भरवाने का काम कांग्रेस ने शुरू किया था, यहीं दिल्ली से, पूर्वी दिल्ली से संभवतः इन्होंने शुरू किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और घर जी घर गारंटी की योजना की घर घर गारंटी, हम उस गारंटी को बिल्कुल। फॉर्म भरवाएंगे और जो जो फॉर्म भरा रहेगा उसको तुरंत इमीडिएटली नतीजे आने के तुरंत बाद हमारी सरकार बनी तो हम वो सारी गारंटी उनको पहुंचाएंगे। तो जी ये सब जगह नहीं किया लोगों ने। कई बार कैंडिडेट भी अपना काफी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कई बार लापरवाह हो जाते हैं उस लापरवाही से। लेकिन अली अशरफ फातमी ने इस काम को बड़ा रिलीजियसली किया है कि लोगों तक वो फॉर्म पहुंचे। तो उससे भी एक जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका एक रुझान दिखने लगता है कि जी भाई ये आदमी भरवा रहा है तो इसकी मदद करें। और जो हम कल परसों जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा कि दरभंगा की नाराजगी है, वहां जी ब्राह्मणों की नाराजगी है यादवों से कि उन्होंने वोट नहीं दिया गोपाल जी ठाकुर को, तो हम भी वोट नहीं करेंगे यहाँ। तो अब 10% ने हो सकता है आरजेडी को वोट किया हो, लेकिन 10-20% ऐसे भी तो जो नहीं निकले। वो वोटिंग बिल्कुल। परसेंटेज में भी दिख रहा है कि कितना वोट का परसेंटेज गिर गया। जी जो सबसे कम मतदान वाला इलाका अभी भी 49% जी बिल्कुल। 50% भी नहीं 5%। पहुंचा। हो सकता है बाद में रात में 11 बजे या कल जो अंतिम आंकड़ा आए उसमें हो जाए 50%, लेकिन जी इतना कम पोल हुआ तो ये तो तभी हुआ ना जब जो एक बड़ा तबका है, जो इन्फ्लुएंशियल तबका है या जो वोकल है, वो घर में बैठ गया हो। जी तो ये वो एक वोटर वर्ग हो सकता है जो बीजेपी का समर्थक था और नहीं निकला। फिर जी एक आमतौर पर होता था कि प्रधानमंत्री की सभा चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले होती थी, तो हम्म, हवा बनती थी। अब वो हवा नहीं बनी, प्रधानमंत्री की सभा होगी 9 दिन पहले, जी तो जो भी हवा बनी थी वो हवा गायब हो गई। अब नॉर्मल रूटीन का चुनाव हो गया। तो इसकी वजह से चुनाव में थोड़ा नजदीकी मुकाबला हो रहा है। लेकिन हम लोग हमेशा जो बात करते रहते हैं वो ये है कि जेडीयू बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है। बिल्कुल। अगर उस वोट परसेंटेज उसमें कितना कम गिरा, इस पर जी डिपेंड करेगा नतीजा। नतीजा निश्चित रूप से मुकाबले जीत हार का अंतर तो बहुत कम हो ही रहा है, जी लेकिन इधर का वोट जो इंडिया गठबंधन का वोट है, मल्लाह भी यहाँ बड़ी संख्या में है, तो यादव मुस्लिम मल्लाह ये वोट कितनी कितनी बड़ी तादाद में गिर गया, और जो जी दूसरी तरफ का वोट है वो कितना कम गिरा, जीत हार का अंतर इससे तय होगा। अभी हम लोग प्रिडिक्ट करने की स्थिति में नहीं है मधुबनी। नहीं है। चलिए देखिए अब सारण सबसे हॉट सीट, रोहिणी आचार्य और सामने से राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी कभी लालू यादव को हरा नहीं पाए। राबड़ी देवी को हरा दिया था 40,000 मतों का अंतर। और इस बार रोहिणी आचार्य किडनी देने वाली बेटी। लड़ाई तो बहुत फंसी हुई दिखाई पड़ती है। राजीव प्रताप रूडी भी विश्वास के साथ अंतर मन से बाहर से कह रहे हैं कि हाँ मैं जीत रहा हूं। तो रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और लालू यादव भी कह रहे हैं, लेकिन अंतर मन में बहुत झिझक है, बहुत चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं। और मत प्रतिशत भी 50.46 ही रहा है शाम के 5 बजे तक। तो यहां परेशानी है। देखिए बीच में हमने यह भी सुना कि राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं बूथ कब्जा हो रहा है। तो दो जातियां तो बिल्कुल अपने अपने खूटे में बनी थी, राजपूत उधर और यादव इधर। देखिए भूमिहार मतों के लिए सच्चिदानंद राय का प्रयोग किया राजीव प्रताप रूडी ने, लेकिन हां अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट दिलाकर महाराजगंज में लालू यादव ने इसे भी ठीक करने की कोशिश की, प्रतिशत चाहे जो रहा हो। और फिर मल्ला, फिर कुशवाहा। तो यहां लड़ाई फंस गई, यहां लड़ाई फंस गई है। आप कह नहीं सकते थोड़ा सा और वक्त लगेगा, मुझे भी, मेरे फील्ड रिपोर्टर्स भी, क्योंकि इस बूथ पर जा रहे थे तो इनका पलड़ा भारी, उस बूथ पर जा रहे थे तो इनका पलड़ा भारी। लेकिन एक बात है कि रोहिणी आचार्य के लिए जो भावनात्मक आवेग सभी जातियों की महिलाओं में पैदा होना चाहिए था, वह पैदा नहीं हो पाया। अब इसका फायदा राजीव प्रताप रूडी को जो मिले, क्योंकि आरजेडी इमोशनल प्रचार नहीं कर पाई। और दूसरी बात जो हम बार बार कहते हैं आरजेडी वाले, पता नहीं कि जब लोग हरियर गमछा लहराने लगते हैं ना, तो बाकी जो है ना वो डर जाते हैं। तो इसका प्रभाव भी, तो ये स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट्स ये हैं सारण के बारे में। अजीत जी देखिए हमने बात की कुछ लोगों से, सारण छपरा के जो लोग हैं, दिल्ली में काफी लोग रहते हैं, काफी पत्रकार लोग भी रहते हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अभी दिल्ली से गए भी हैं, पटना लौट आए हैं, कुछ लोग मुजफ्फरपुर हैं। वो लोग बता रहे थे कि देखिए एक जो सबसे खास बात उन लोगों ने बताई, जो, और इस बात की एक ने कहा दूसरे ने पुष्टि की, कि भूमिहार वोट टूटा है और कुशवाहा का भी वोट टूटा है। जी बिल्कुल। तो ये वोट टूट करके आरजेडी की तरफ जाने का एक मतलब है, एक मैसेज है उसका,
और वो चाहे जिस वजह से गया हो, अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट देने की वजह से उसके असर में भूमिहारों ने दिया हो, अखिलेश सिंह ने मैनेज किया हो, या स्वाभाविक रूप से रोहिणी आचार्य के प्रति एक भावनात्मक आवेग में जो कहा आपने कुछ लोगों ने दिया हो, तो वो नहीं कह सकते हैं। पॉलिटिकल कारणों से हो सकता है कि कुशवाहा एक मैसेज देना चाहता हो, कुछ वोट उसने दिया हो, प्रतीकात्मक रूप से ही होगा, ज्यादा तो नहीं टूटा है। ये एक चीज है। दूसरा क्या, अभी जो हम लोग परसों भी चर्चा कर रहे थे, जब प्रचार बंद होने के बाद जब हम लोग बात कर रहे थे, तो ये तब भी ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इमोशनल कार्ड प्ले करना चाहिए था जिस मात्रा पर, जिस रूप में, जिस तीव्रता के साथ, वो नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन इसके बावजूद ये हमको ये भी एक रिपोर्ट है कि 40 सीटों में से जो सबसे व्यवस्थित तरीके से आरजेडी जिस सीट पर लड़ी है वो सारण है। बट व्यवस्थित तरीके से लालू यादव स्वयं वहां बैठे थे, लालू यादव स्वयं वहां बैठे थे। और जो आरजेडी की टीम है, इलेक्शन जो प्रबंधन वाली, इलेक्शन मैनेजमेंट वाली जो टीम है, उसने भी वहां ध्यान दिया था, क्योंकि पोटेंशियल सीट मान रही है आरजेडी इसको कि हम लोग चुनाव जीत सकते हैं आरजेडी की इस सीट पर। तो अमित शाह ने देखिए कहा कि कांग्रेस को पूरे देश में 40 सीट नहीं मिलेगी और आरजेडी को 4 सीट भी नहीं आएगी। आरजेडी तो अभी 0 पर है, अगर उसको 2 भी सीट आती है या 3 भी सीट आती है तो बड़ी जीत हो जाएगी, 4 आ जाए तो बड़ी जीत है। उसमें कम से कम में भी 1 सीट आरजेडी गिन रही थी सारण को, इसलिए उसने चुनाव वहां मैनेज किया। लालू यादव ने भी मेहनत की, बूथ पर भी सारा मैनेजमेंट हुआ, जिसकी वजह से राजीव प्रताप रूडी, जिनका पूरा प्रशासन है, पुलिस है, सारी चीजें हैं, कहना पड़ा कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। तो आज के तारीख में या पहले भी बूथ कैप्चरिंग जनता की मिली भगत से ही हो सकता है, जनता सहमत हो तभी हो सकती है, जनता की असहमति से नहीं हो सकता है। तो ये स्थितियां हैं ऐसी। ग्राउंड रिपोर्ट, वोट बटा, कोर वोट कुशवाहा और भूमिहार का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किया लालू यादव ने, बूथ कैप्चरिंग तक की खबरें आई। दोनों तरफ से कास्ट का जिस तरह से बनना चाहिए था माहौल, वो नहीं बना, अगला पिछड़ा भी कोई करा दे वो भी नहीं हुआ। तो इसकी वजह से एक रूटीन के चुनाव में, बिना लहर के चुनाव में एक इमोशनल कार्ड प्ले कर रही लड़की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य। तो दोनों तरफ का पलड़ा इस तरह से एकदम बैलेंस में दिख रहा है। ये कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि हम जीत गए। यहाँ भी बहुत वोट है यादव का और उनका लालू यादव का अपना असर वाला वोट है, लेकिन वो भी नहीं दावा कर सकते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और राजीव प्रताप रूडी भी दावा नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे में कुछ और रिपोर्ट लेकर इसके बारे में कहें, लेकिन मधुबनी की तरह हम लोग यहाँ भी जिस तरह से बाकी 3 सीटों पर हम लोगों ने कह दिया कि एडवांटेज है जेडीयू और मतलब बीजेपी और जेडीयू को या एलजेपी को, उस तरह से हम लोग यहाँ कहने की स्थिति में अभी नहीं है। ये बहुत इवनली बैलेंस्ड लड़ाई दिख रही है। चलिए, तो देखिए 5 सीटों पर जहां चुनाव आज हुए हैं वहां का मिजाज हमने आपको बताने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना प्रवास है, सुशील कुमार मोदी के घर पर भी जाएंगे और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, परिजनों से मिलेंगे। एक चर्चा यह भी शुरू हो गई है पटना में कि यदि नवादा से विवेक ठाकुर चुनाव जीत जाते हैं तो राज्यसभा में जो रिक्ति होगी वह सुशील कुमार मोदी के परिवार के किसी सदस्य को वहां भेजकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मतलब उनके परिवार को याद किया जाएगा कि नहीं, सुशील कुमार मोदी का इतना बड़ा योगदान, तो आपके लिए यह सम्मान। यह चर्चा पटना में शुरू हुई है। आगे क्या, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।